गॉस थ्योरम का ये लेक्चर नंबर 5 है। ये इसका आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, यहाँ से गॉस थ्योरम आपके स्टैंडर्ड में जितनी आपको पढ़नी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगले टॉपिक का नाम है किसी अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है यदि कोई आवेशित अचालक चादर है, बहुत बड़ी माने अनंत विस्तार। तो देखिए कैसे करेंगे। माना एक अनंत विस्तार की बहुत बड़ी अचालक चादर है जो कि एक समान रूप से आवेशित की गई है। चालक को जो भी आवेश देते हैं वो उसकी सतह पर फैल जाता है, जबकि अचालक को दिया गया आवेश वहीं का वहीं रखा रहता है। चूँकि अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है या नहीं होती। ये एक अचालक चादर है, बहुत बड़ी। आप ऐसे समझ सकते हैं इस छोटे से फिगर के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ी अचालक चादर है, अनंत विस्तार। इस चादर के समीप कहीं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऐसे चादर बनी, उसके पास में कोई पॉइंट है, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्योंकि इसका फिगर 3D होता है तो आप इस बोर्ड के माध्यम से कम समझ सकते हैं जब तक कुछ इस तरह से करके आपको ना दिखाया जाए। तो इस तरह से एक आवेशित चादर है, आपको इसके समीप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने करा क्या, चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। जी, और इस बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। मान लिया इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था P, इसकी चादर से दूरी R है, स्मॉल r। वैसा ही पॉइंट दूसरी ओर ले लिया उतनी ही दूरी पर P डैश। ठीक, ये आपका फिगर हो गया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये A है तो ये भी पूरा A होगा, क्योंकि बेलन सिलेंडर है, ये भी A होगा। ठीक है, अब ये जो बेलन है बनाया कैसे, क्योंकि जो दिख रहा है वास्तव में कुछ उस प्रकार का नहीं होता है। ये है बेलन, ऐसे चादर के आर पार बनाया गया है। माने यहाँ भी धनावेश चादर का फैला है, इधर भी धनावेश फैला है, और आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यहाँ पर निकालना है। तो जितनी दूरी पर P है उतनी दूरी पर P डैश है। अब इस प्रकार का 3D चित्र तो आप इस प्लेन बोर्ड में नहीं देख सकते, इसलिए इस फिगर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। अब देखिएगा, ये जो पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, धनावेश से दूर होगी ये इसी ओर, और DA वेक्टर तल पर लंब होगा। E और DA एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो एंगल 0 होगा। यहाँ कोई पॉइंट लेंगे इस बेलन के वक्री भाग पर, इलेक्ट्रिक फील्ड धनावेश से दूर और DA तल पर लंब होगा, तो यहाँ एंगल 90 बनेगा। चूँकि धनावेश यहाँ भी फैला है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड धनावेश से दूर और DA तल पर लंब। तो ये जो प्लेन भाग है बेलन का, समतल भाग है ये वाला और ये वाला, दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और DA तल पर लंब होगा, दोनों पर एंगल 0 होगा। और इस वक्री भाग में चाहे आप यहाँ पॉइंट ले लें चाहे यहाँ पर ले लें, वक्री भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लस से दूर होगी और DA तल पर लंब होगा, एंगल 90 होगा। ठीक है, अब उसी को चित्र में दिखाया जा रहा है। इस प्लेन भाग के एरिया को A1 कह दिया, वक्री भाग के पूरे एरिया को A2 और इस प्लेन भाग के एरिया को A3। वैद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर, DA वेक्टर तल पर लंब, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर, DA वेक्टर तल पर लंब, एंगल 90। वैद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर और DA वेक्टर तल पर लंब, एंगल 0। ठीक, हमने मान लिया इस चादर के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। इस सिग्मा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस बेलन का कौन सा भाग इस चादर को घेर रहा है वास्तव में या काट रहा है, ये भाग जिसका एरिया A कैपिटल, जैसा कि उस कागज में छेद हुआ था जहाँ पर,
तो यही भाग वास्तव में बेलन का इस चादर को कवर कर रहा है, काट रहा है, ये वाला भाग। ठीक, तो आपको इसी पर आवेश निकालना, यही आपका गॉसियन पृष्ठ हुआ यहाँ पर। तो आपने चूंकि मान लिया है चादर का आवेश का पृष्ठ घनत्व या इसी को एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कहते हैं, वो सिग्मा है, तो ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा। तो चूंकि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश बराबर सिग्मा, इसलिए ए क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। तो ये सिग्मा क्यू माने इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का उपस्थित आवेश आ गया इक्वेशन फर्स्ट। कितना फ्लक्स निकलेगा इस बेलन से टोटल, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वन भाग के लिए प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए टू भाग के लिए प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए थ्री भाग के लिए। तो तीनों पृष्ठों के लिए आपने फ्लक्स की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में डॉट खोल देंगे, पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए वन ई डॉट डी ए वन में एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 होगा, तो ई डी ए कॉस 0, ए टू वाले में एंगल 90 है तो ई डी ए कॉस 90, ए थ्री वाले में एंगल 0 है तो ई डी ए कॉस 0। कॉस 90 पूरा 0 हो गया, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, उसमें भी ई बाहर इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब बात समझिए, चूँकि आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज़ एक्स, डी एक्स का समाकलन x होता है, तो डी ए का समाकलन a होगा, इधर भी डी ए का समाकलन a होगा। वास्तव में डी ए क्या है, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन डी ए का मतलब पूरे भाग का क्षेत्रफल। आप इसे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो या इसको a भी लिख दो, चूँकि ये एरिया a है तो ये भी पूरा एरिया a होगा, ये भी पूरा a होगा। इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इंटीग्रेशन डी ए हो गया, इधर इंटीग्रेशन डी ए हो गया, ये क्या हो गया 2e है, इक्वेशन सेकंड कह दिया। गॉस थ्योरम से, गॉस प्रमेय से गॉस ने ये कहा है फ्लक्स घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 k गुना होता है। सिग्मा क्यू या घिरा हुआ आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर सिग्मा ए है, इनटू में 1/ε0 k, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड दोनों के LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बराबर कर देंगे 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन ε0 k, ए से कैंसिल तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 k। तो कोई अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर है तो उसके समीप किसी पॉइंट पर, बहुत दूर नहीं, समीप इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2ε0 k। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बेलन को जो आप बना रहे हैं उसकी मोटाई पर या उसकी त्रिज्या पर भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप इस प्रूविंग में देख रहे हैं ए से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर है तो उसके समीप इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2ε0 k होता है। आप जानते हो वायु निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 होती है तो k का मान 1 रख देंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूविंग करी गई। ठीक, और चित्र जो इसका है वो आप इस कागज़ के माध्यम से, जैसा कि आपको बताया था, तो ही ज़्यादा क्लियर हो पाता है। अगर ऐसे बोर्ड में बना हो उसको एक्सप्लेन करने में चूँकि 3D फिगर होता है तो दिक्कत होती है, इसलिए कागज़ के माध्यम से आप खुद भी एक प्लेन पेपर ले लीजिए, उसको आप पेन से आवेशित कर लीजिए दोनों पृष्ठों में और आर पार एक बेलन कर दीजिए, मतलब आर पार एक पेन खींच दीजिए, तो जहाँ वो होल करेगा वो एरिया, वो जो भाग है वही आपका गॉसियन भाग होगा जिस पर आपको उपस्थित आवेश की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस तरह से ये प्रूविंग की जाती है।
बच्चों अगला और आखिरी टॉपिक है किसी अनंत विस्तार की आवेशित चालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र। ये कोई बहुत बड़ी अनंत विस्तार की एक चालक चादर है। चालक और अचालक में अंतर क्या है कि चालक चादर को जो भी आवेश हम लोग देते हैं वो उसकी सतह पर फैल जाता है। तो आप देख रहे हैं इसके सरफेस पर फैला है चार्ज। तो हमने पहले वाले को सरफेस 1 या पृष्ठ 1 कहा और दूसरी वाले को पृष्ठ 2 कह दिया। आपको यहाँ पर कहीं पास में कोई पॉइंट P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन धनावेश से दूर होती है E1, पृष्ठ 2 के कारण भी धनावेश से दूर E2। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोग जानते हैं, या तो आप टेस्ट चार्ज रख दें परीक्षण आवेश तो प्लस से दूर दोनों के कारण, या धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E इज इक्वल टू E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप पृष्ठ 2 को छुपा लें तो पृष्ठ 1 एक सिंगल आवेशित चादर है, ठीक। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र अभी आपने प्रूफ किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। अगर पृष्ठ 1 को आप छुपाते हैं तो पृष्ठ 2 दिखता है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है तो ये सेम होगी वैल्यू। तो E इज इक्वल टू क्या बना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। हो गई प्रूविंग, छोटी सी है। हवा या निर्वात के लिए K का मान 1, तो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। तो इस तरह से गॉस थ्योरम की बेसिक जितनी भी थ्योरी होती है वो सभी यहीं से ख़त्म होती है। कोई चीज़ क्लियर करनी हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस शाम को चलती हैं, आप उसमें डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट आपको अगर क्लियर करना हो तो, ठीक। अब देखते हैं कुछ बातें न्यूमेरिकल के संदर्भ में। चलिए देखते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे टाइप 1 कह रहा है कि 17.7 पीको कूलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर है। इस तरह का कोई भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आपसे पूछ रहा, बताइए पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा या घन की एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा। कोई भी सवाल इस पैटर्न का हो, कोई चार्ज है, कोई आवेश है, किसी घन के केंद्र पर हो, तो पूरे घन से फ्लक्स कितना होगा या एक फलक से कितना फ्लक्स होगा। तो पीको कूलाम को आप पहले तो कूलाम में चेंज कर देंगे। पीको कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻12 से गुणा करते हैं। पूरे घन से अगर आपको निकालना हो तो गॉस थ्योरम phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। Q की वैल्यू 17.7 × 10⁻12, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, लगभग 2 बार जाएगी, ठीक। कैंसिल कर लीजिएगा, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। तो यदि कोई आवेश घन के केंद्र पर होगा तो फ्लक्स phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर घन के एक फलक से फ्लक्स पूछे तो आपको पता होना चाहिए घन में टोटल 6 फलक होते हैं। जैसे एक कमरे को आप घनाकार अगर मान लें तो कमरे में 6 फलक होते हैं, 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत, तो 6 फलक होते हैं। तो घन में 6 फलक हैं या पूरे घन से निकलता है फ्लक्स phi, तो एक फलक से कितना निकलेगा, 5/6 कर देंगे, तो जो वैल्यू आई अपॉन 6 कर देंगे, तो 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो एक तो इस पैटर्न का सवाल हो तो जब भी पूरे घन से या कुल फ्लक्स पूछे ये लगा देंगे गॉस थ्योरम सीधे, और जब घन में एक फलक से पूछे तो कुल फ्लक्स में 6 का भाग कर देंगे, चूंकि घन में कुल 6 फलकें होती हैं, ठीक है। एक इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक गोला है, उस गोले के केंद्र पर कोई आवेश है, ठीक, और फ्लक्स पूछ ले तो सिंपल है, phi बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे, वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई फलक आपसे पूछेगा नहीं। मान लो कहते हैं अगर गोले की त्रिज्या को हम जस्ट डबल कर दें तो फ्लक्स कितना होगा, तो भी फ्लक्स उतना ही रहेगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो इसके आकार पर डिपेंड नहीं करता है। एक सवाल ऐसा भी आप लोग को मिलता है कि अगर सवाल में कह दे कि गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दें, 4 गुनी कर दें, तो बताइए फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव होगा, तो कोई प्रभाव नहीं होगा, वही वैल्यू रहेगी।
फिर एक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किसी भी प्रश्न में कह दे कि फ्लक्स का मान -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, तो बताइए आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो आप Q बराबर फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, फाई की वैल्यू चिन्ह सहित रखेंगे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, तो Q की वैल्यू माइनस में आएगी। अगर फ्लक्स माइनस में है तो आवेश ऋण आवेश होगा, और यदि फ्लक्स की वैल्यू प्लस में है तो आवेश धन आवेश होगा, ये भी याद रखिएगा। एक इस पैटर्न के सवाल होंगे जिसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया एक वेक्टर फॉर्म में दे रहा है, 4I + 2J - K कैप वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल दे रहा है एरिया वेक्टर मान लिया 2I कैप + 3K कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और आपसे फ्लक्स पूछे तो आप लगा देंगे फाई इज इक्वल टू E डॉट A। अगर यहाँ पर DA के रूप में दे तो आप d5 वाला लगा देना, उससे कोई प्रभाव नहीं है। A की वैल्यू 4I + 2J - K डॉट A की वैल्यू 2I + 3K। डॉट कराना आप लोग जानते हैं, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, I का I से, J का J से और K का K से, तो डॉट करा देंगे। 4 का 2 से कराएंगे 8, K का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ 3 है तो -3, तो 5 वोल्ट मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, वोल्ट इंटू मीटर। एक ये पैटर्न होगा कि कोई आवेशित बूंद संतुलन में है, तो कोई भी आवेशित बूंद वैद्युत क्षेत्र में संतुलन है, इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल है, तो आप सीधे Q = mg लगा देंगे, ये फॉर्मूला। और यदि और आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और गहराई तक जाते हैं, तो Q = Ne लिख सकते हैं इंटू कैपिटल E, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व इंटू G, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बूंद गोलाकार होती है, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ इंटू ρg। तो आप यही फार्मूला, इसी को एक्सपेंड किया गया, आप इसका प्रयोग करके जितने भी बूंद वाले क्वेश्चन हैं आपको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो ये सवालों का पैटर्न है कि इस तरह के आपको सवाल इसमें मिलेंगे, तो जो भी सवाल मिले आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं इन्हीं बेसिक फार्मूलों की सहायता से। ठीक है, धन्यवाद है सभी को, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर 1 से लेक्चर आज आपका 5 लेक्चर है, तो कंटिन्यूअस सब पढ़े हुए हैं, क्रम से देखते जाएंगे, जब भी आपको रिवाइज करना होगा बिल्कुल सीरियल से, और फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल के पैटर्न आपको हमने बता दिए हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आप व्हाट्सएप नंबर पर 9936283898 पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या ऑनलाइन जो भी क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू शाम को 5 से 6 और 6 से 7, तो आप उसमें भी गूगल मीट के ज़रिए जुड़ सकते हैं जिसे पढ़ना हो। तो ठीक है, सभी को बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।